हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। तो स्वागत है फिर से आपकी एक महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसमें हम आज विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक से लगभग 10 से 20 प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और सारे प्रश्न समझ पर आधारित होते हैं। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि जिनमें अपन अपना दिमाग नहीं लगा पाते और सरल से सरल प्रश्न भी गलत करके आ जाते हैं। तो आज हम इसमें देखेंगे कि कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है, सब कुछ आज इस वीडियो में हम देखेंगे, है ना। तो आपको प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है और ऑप्शंस को भी चार ऑप्शंस मिलेंगे, तो उसको भी चार ऑप्शंस को आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर आपको उसका जो सही आंसर है उसको ध्यान से आपको निकालना है ना। तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से आपको सारे आंसर्स देना है और समझते भी जाना है कि उसमें क्या क्वेश्चन में जो क्वेश्चन उसमें क्या पूछा है ना। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का क्या बनता है। तो पहला है कि विशिष्ट आवश्यकता, पहला है इसमें कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे या बच्चों की सही परिभाषा क्या है। इसमें मैंने परिभाषा पूछी है। पहला है वे बच्चे जिन्हें विशेष देखभाल और शिक्षा की आवश्यकता होती है। दूसरा है केवल वे बच्चे जो गरीब परिवार से आते हैं। तीसरा है केवल शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे। और चौथा है जो केवल मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं। तो कौन कहलाते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। मैंने आपको कई वीडियो में एक चीज़ बताया है कि जहाँ पे आपको केवल क्या लिखा दिख जाए, आपको केवल लिखा दिख जाए, मतलब वो एक चीज़ वो नकारात्मक आंसर हो जाता है ना। तो आपको जहाँ पे केवल दिख जाए समझ जाना कि वो आंसर नहीं होगा, है ना। तो इसमें भी आपको केवल दिखा है तो ये नहीं होगा, इसमें भी आपको केवल दिखा ये भी नहीं होगा, इसमें भी आपको केवल दिखा है तो ये भी नहीं होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए वे बच्चे जिन्हें विशेष देखभाल और शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो ये हो जाएगी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की सही परिभाषा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कौन सा अधिनियम कार्यान्वित किया गया है। इसमें पहला ऑप्शन है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016। दूसरा है बाल श्रम निषेध अधिनियम। तीसरा है मातृत्व लाभ अधिनियम। और चौथा है किशोर न्याय अधिनियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016। और इसमें जो दिव्यांगता थी पहले 7 प्रकार की हुआ करती थी, जिसको बढ़ा के 21 प्रकार का कर दिया गया है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। अगला देखते हैं। आंगनबाड़ी में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कौन सा कार्यक्रम लागू किया जाता है। किसमें, आंगनबाड़ी में। पहला है ICDS, फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। दूसरा है राष्ट्रीय पोषण मिशन। तीसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। और चौथा है आयुष्मान भारत योजना। तो इसका आंसर क्या होगा सही, ऑप्शन ए ICDS। तो जो ICDS है इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 को हुई है। राष्ट्रीय पोषण मिशन की बात करें तो ये कब शुरू हुआ है, 2018 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको आपको बताना है कमेंट करके कि इसका आंसर सही क्या होगा। और है आयुष्मान भारत योजना। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में। कहाँ से हुई थी, झारखंड से। कहाँ से हुई थी, झारखंड से, है ना। इसमें 5 लाख रुपए तक का कवरेज है प्रति परिवार के लिए। किसके लिए है, प्रति परिवार के लिए है। तो ये आपको बेसिक चीज़ इसकी याद रखनी है। और जो ICDS है
इसमें आपकी 6 सेवाएं दी जाती हैं। कितनी दी जाती हैं आपको सेवाएं? 6 सेवाएं दी जाती हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिव्यांग बच्चों की मदद के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता में क्या शामिल नहीं है? आपको प्रश्न में नहीं शब्द ध्यान से देखना है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो नहीं शब्द नहीं देखते। मैं खुद जब एग्ज़ाम देता हूँ तो मैं नहीं शब्द पर ध्यान नहीं देता और डायरेक्ट मैं टिक कर देता हूँ, तो गलत हो जाता है आंसर, है ना। तो आपको जो नहीं है आपको उसको पहले ध्यान से देखना है ना। जैसे पूछा नहीं है, सरकार द्वारा जो दिव्यांग बच्चों के लिए मदद प्रदान की जाने वाली सहायता में क्या शामिल नहीं है? पहला है मुफ्त शिक्षा, दूसरा है छात्रवृत्ति, तीसरा है स्वास्थ्य सेवाएं और चौथा है विशेष बच्चों पर कर लगाना। तो कौन सी नहीं दी जाती है? देखो, मुफ्त शिक्षा तो दी जाएगी, स्कॉलरशिप भी दी जाएगी, स्वास्थ्य सेवाएं भी दी जाएंगी, लेकिन कोई इन पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो समावेशी शिक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना, दूसरा है केवल विकलांग बच्चों के लिए अलग स्कूल खोलना, तीसरा है केवल होम स्कूलिंग पर ध्यान देना और चौथा एंड लास्ट है विशेष बच्चों को अलग थलग रखना। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा समावेशी शिक्षा का? ऑप्शन ए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? पहला है समावेशी शिक्षा योजना, दूसरा है सर्व शिक्षा अभियान, तीसरा है दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष विद्यालय योजना, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मतलब इसमें तीनों हैं, समावेशी शिक्षा योजना भी है, सर्व शिक्षा अभियान भी है और दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष विद्यालय योजना भी इसमें शामिल है ना। तो आपको याद रखना है कौन कौन सी योजना दी जाती हैं। अगर हो सके तो आप इनका ईयर भी देख लीजिए, हालांकि ईयर से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी भरोसा नहीं है, आज कल से थोड़ा लेवल बढ़ता जा रहा है एग्ज़ाम का, है ना। और आज शायद रिव्यू में मिला है कि वो सिद्धांत भी पूछने लग गए हैं। अभी तक सिद्धांत नहीं आते थे, लेकिन आज के शिफ्ट में सिद्धांत देखने को मिले हैं। तो आप मान लीजिए कि एग्ज़ाम का लेवल अब बढ़ेगा, अब कम नहीं होगा, है ना। तो आपको सब कुछ पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है, दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? तो जो देख नहीं पाते उन बच्चों के लिए बोला कि कौन सी पद्धति सबसे बेस्ट होती है। पहला है ब्रेल लिपि, दूसरा है चित्र आधारित शिक्षण, तीसरा है टेलीविज़न कार्यक्रम और चौथा है केवल मौखिक व्याख्यान। तो बताइए, जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए आप किससे पढ़ाई कराओगे? तो ब्रेल लिपि से कराओगे ना। ब्रेल लिपि बच्चों के लिए ब्रेल लिपि होती है। प्रारंभ में मतलब जब ब्रेल लिपि स्टार्ट हुई थी तब इसमें 64 अक्षर हुआ करते थे और आई थिंक अब वर्तमान में 264 200 कुछ हैं। आप एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा, मेरे को याद नहीं आ रहा। हाँ, बट पहले 64 ही हुआ करते थे ना। और इसकी खोज 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में इसकी खोज हुई थी। किसने की थी? जिन्होंने इसकी खोज की थी उनका नाम भी क्या था? ब्रेल ही नाम था। क्या था? ब्रेल। उनका नाम क्या था? ब्रेल, है ना। चलिए नेक्स्ट है, बाधिर मूक बच्चों को सिखाने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? किसके लिए? बाधिर मूक मतलब जो बच्चे ना सुन सकते ना बोल सकते, दोनों चीज़ जो नहीं कर सकते, है ना। पहला है आप उनको संकेत भाषा के माध्यम से सिखाओ, दूसरा है आप उनको लिखित भाषा में सिखाओ, तीसरा है आप उनको ऑडियो रिकॉर्डिंग करके सिखा दो, चौथा है केवल चित्रों के द्वारा शिक्षा। तो एक चीज़ बताइए, जो बच्चा ना सुन सकता है और ना बोल सकता है, तो आप उनको ऑडियो वाला तो देखो होगा नहीं, क्योंकि वो सुन ही नहीं पा रहा है ना, सुन ही नहीं सकता वो लिखित। अब एक चीज़ बताओ, आप उसको लिख के कैसे सिखाओगे? जब वो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो वो कैसे लिखेगा? जब वो सुनेगा तभी तो वो चीज़ लिखेगा।
तभी तो वो चीज़ समझेगा। आपने बोल दिया A B है ना C, आपने उसको ये चीज़ क्या किया, आपने उसको लिख के दे दिया। अब उसने कभी आपने उसको कभी ये चीज़ बोल के ही नहीं दिखाया, कभी उसने ये चीज़ सुनी ही नहीं, तो वो कैसे बताएगा, तो A भी नहीं होगा। तीसरा है केवल चित्रों के द्वारा। अब चित्रों के द्वारा वो समझ तो जाएगा, लेकिन ऐसे आपने उसको काऊ का चित्र बता दिया है ना, काऊ का चित्र आपने उसको दिखा दिया, अब वो काऊ को ही नहीं जानता क्या है ना। तो इसमें क्या मीन, साइन लैंग्वेज, आप उसको साइन के संकेतों के माध्यम से आप उसको बता दो तो वो समझ जाता है ना। चलिए अगला देखते हैं। मानसिक मंदता का मुख्य कारण क्या हो सकता है। पहला है आनुवांशिक कारक, दूसरा है पोषण की कमी, तीसरा है प्रसव के दौरान चोट लगाना, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। मतलब इसमें आनुवांशिक कारक भी होगा, पोषण की कमी भी होगी, और प्रसव के दौरान चोट लगना भी इसमें शामिल होगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार कितने प्रकार की विकलांगता को मान्यता दी गई है। पहला है 10, दूसरा है 14, तीसरा है 21 और चौथा है 25। तो इसका आंसर क्या होगा सही, ऑप्शन सी 21। इसमें कितने प्रकार की विकलांगता शामिल है, 21 प्रकार की विकलांगता इसमें शामिल है। चलिए अगला देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पोषण में किसका अधिक ध्यान रखना चाहिए। पहला है इसमें आयरन और कैल्शियम, दूसरा है केवल कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है केवल मीठे खाद्य पदार्थ, और चौथा है सिर्फ जंक फूड। तो किस वाले पोषण पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो ऑप्शन ए आयरन और कैल्शियम। नेक्स्ट है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता पिता के लिए कौन सा कार्यक्रम उपयोगी है। पहला है माता पिता काउंसलिंग और जागरूकता कार्यक्रम, दूसरा है केवल वित्तीय सहायता कार्यक्रम, तीसरा है केवल दवा वितरण योजना, और चौथा क्या है, कोई विशेष सहायता उपलब्ध नहीं होती है। तो कौन सा कार्यक्रम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता पिता के लिए है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन ए माता पिता काउंसलिंग और जागरूकता कार्यक्रम। नेक्स्ट मल्टी सेंसरी लर्निंग, कौन सा, मल्टी सेंसरी लर्निंग किसके लिए सबसे उपयोगी है। पहला है केवल सामान्य बच्चों के लिए, दूसरा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, तीसरा है केवल किशोर अवस्था वाले बच्चों के लिए, एंड चौथा है केवल वयस्क शिक्षा के लिए। तो किसके लिए है मल्टी सेंसरी लर्निंग, तो ऑप्शन बी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किस प्रकार की कठिनाई होती है। कौन सा है डिस्ग्राफिया। पहला है गणितीय संक्रियाएं करने में, दूसरा है पढ़ने और उच्चारण में, तीसरा है लिखने और मोटर कौशल से संबंधित समस्याओं में, और चौथा है सामाजिक संचार में, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी लिखने और मोटर कौशल से संबंधित समस्याओं में। आप ग्राफ को क्या करते हो, आप ग्राफ को लिख के ही तो बनाते हो। जो ग्राफ होता है उसको आप लिख कर बनाते हो ना, तो ग्राफिया मतलब ग्राफ, और ग्राफ को कैसे करते हो, लिख के, तो लिखने वाला हो जाएगा ना। और गणित में क्या होता है, कैलकुलिया होता है, डिस्कैलकुलिया, कैलकुलिया से आप कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर से आप क्या करते हो, मैथमेटिक्स जो संक्रियाएँ होती हैं उनको आप सॉल्व करते हो, है ना। चलिए अगला देखते हैं। हाँ, मैं आपको बता दूं कि आज मैंने पोषण से संबंधी एक महत्वपूर्ण क्लास अपलोड कर दी है, जिसमें आपको माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की एकदम डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। और पोषण से आप मान लो कि पोषण से भी शिफ्ट में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, है ना। तो अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आप ये क्लास देख लेना, इससे आपके 10 से 12 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट
स्पेशल एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? किसका? स्पेशल एजुकेशन का। पहला है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग करना। दूसरा है विशेष ज़रूरत वाले बच्चों के लिए अनुकूलित शिक्षण वातावरण तैयार करना। तीसरा है केवल गणित और विज्ञान पर जोर देना। चौथा है बच्चों को स्वनिर्भर बनाने से रोकना। स्पेशल एजुकेशन का क्या मतलब है? वही है ना कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होंगे उनके लिए तो देखो ये होगा नहीं। उसमें क्या बोला है उन्होंने कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग रखना। तो ऐसा तो है नहीं कि भैया जो विशेष होंगे और सामान्य होंगे उनको अलग रख देंगे। तो स्पेशल में ऐसा तो अपन कुछ करेंगे नहीं। दूसरा क्या है? दूसरा इसमें है कि विशेष ज़रूरत वाले बच्चों के लिए अनुकूलित, हाँ ये आ जाएगा, विशेष ज़रूरत वाले बच्चों के लिए अनुकूलित शिक्षण वातावरण तैयार करना, है ना। चलिए अगला देखते हैं। कौन सा विकार सामाजिक संचार विकार का उदाहरण है? किसका? सामाजिक संचार विकार। मतलब इसमें जो बच्चे होते हैं वो सामाजिक मतलब समाज में ज़्यादा घुलते मिलते नहीं, है ना। पहला है डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया मतलब पढ़ना वाला हो गया ये तो, है ना। दूसरा है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये हो सकता है। तीसरा ADHD। चौथा है दृष्टि दोष। तो कौन सा होगा? सामाजिक संचार विकार ASD मतलब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है ना, और आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। ये आपको बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट बॉक्स में, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको ये बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक बच्चा सुन सकता है लेकिन भाषा समझने और बोलने में कठिनाई महसूस करता है तो यह किस समस्या से संबंधित हो सकता है? मतलब बच्चा सुन तो सकता है लेकिन भाषा समझने और बोलने में उसको क्या होती है? कठिनाई होती है ना। तो पहला है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। दूसरा है डिसलेक्सिया। तीसरा है दृष्टि दोष और चौथा है मांसपेशी कमजोरी। तो देखो दृष्टि दोष तो होगा नहीं क्योंकि उसमें उसने कुछ दृष्टि संबंधी कुछ बात ही नहीं बोली। मांसपेशी कमजोरी भी नहीं आएगा क्योंकि उसने कोई मोटर संबंधी, है ना, कोई बात नहीं बोली। डिसलेक्सिया क्या होता है? पढ़ने संबंधी विकार, है ना। तो पढ़ने संबंधी उसने कुछ नहीं बोला तो क्या बचेगा? ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइपर एक्टिविटी और इसमें है हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिव बिहेवियर किस विकार की प्रमुख विशेषता है? पहला है डिस्प्रैक्सिया। दूसरा है ADHD। लो ये मिल गया आपको इसका फुल फॉर्म। अगर आप नहीं ढूंढ पाए ना तो ये है आपके लिए अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें ये होता है कि बच्चा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। मतलब अगर आपने बोला कि आपको इस चीज़ पे ध्यान केंद्रित करके रखना है या आपको कंसंट्रेट होके पढ़ना है तो वो इसमें नहीं कर पाता, है ना। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया और लास्ट है सुनने की अक्षमता। तो कौन सी इस विकार की जो हाइपर एक्टिविटी है? तो देखो नाम से समझ में आ रहा है हाइपर एक्टिविटी, है ना, या इम्पल्सिव बिहेवियर, है ना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ADHD, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्पीच थेरेपी मुख्य रूप से किन बच्चों के लिए उपयोगी होती है? कौन सी? स्पीच थेरेपी। अब ऑप्शन देखो इसमें क्या है? जिन बच्चों में गणना करने में कठिनाई होती है। सेकंड है जिन बच्चों में भाषा और संचार से जुड़ी समस्याएं होती हैं। थर्ड है जो बच्चे शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं। और चौथा है जो बच्चे खेल कूद में रुचि नहीं रखते हैं। तो आप बताइए गणना से इसका कोई लेना देना है? स्पीच का नहीं है। अगर शारीरिक रूप से है तो उससे कोई लेना देना है? तो नहीं है। अगर वो खेल कूद में रुचि नहीं रखता तो उससे है क्या? तो उससे भी नहीं है। तो क्या बचेगा? भाषा और संचार से जुड़ी समस्याएं। नेक्स्ट है टीचिंग थ्रू मॉडलिंग की रणनीति विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए क्यों उपयोगी है? कौन सी? टीचिंग थ्रू मॉडलिंग। पहला है यह बच्चों को स्वयं सीखने का अवसर देती है। दूसरा है यह बच्चों के लिए कठिन होती है। तीसरा है इसमें शिक्षक के प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। और चौथा है यह केवल सामान्य बच्चों के लिए उपयोगी है। तो बताइए क्या होगा इसका? कौन सा? टीचिंग थ्रू मॉडलिंग।
तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। यह बच्चों को स्वयं सीखने का अवसर देती है, मतलब खुद से सीखो। टीचिंग थ्रू मॉडलिंग मतलब खुद ही कोशिश करो, खुद ही सीखो, खुद ही गलतियाँ करो और खुद ही अपनी गलतियों से सीखो, है ना। तो वही चीज़ हो गई टीचिंग थ्रू मॉडलिंग, है ना। नेक्स्ट है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में स्पीच टू टेक्स्ट तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कौन सी तकनीक? स्पीच टू टेक्स्ट। पहला है दृष्टिबाधित, दूसरा है श्रवण बाधित, तीसरा है मानसिक मंदता वाले बच्चे और चौथा है गणना करने में कठिनाई वाले बच्चे के लिए। तो बताइए स्पीच है, स्पीच मतलब आप कुछ कोई चीज़ आप बोल रहे हो, है ना, तो सुनने वालों को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो तो सुन लेगा। जो मानसिक रूप से मंद होगा वो भी सुन लेगा, है ना। और जो गणना नहीं कर पाएगा तो वो भी क्या कर लेगा, वो सुन लेगा, है ना। तो क्या होगा इसका ऑप्शन बी श्रवण बाधित, मतलब जो बच्चे सुन नहीं सकते, है ना, तो उनके लिए क्या होगा स्पीच टू टेक्स्ट तकनीक का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संवेदनशील शिक्षण। कौन सा? संवेदनशील शिक्षण का क्या महत्व है? संवेदनशील शिक्षण का क्या महत्व है? पहला है इसमें यह केवल श्रवण बाधित बच्चों के लिए उपयोगी है। दूसरा है यह बच्चों के विभिन्न संवेदी अंगों को सीखने में सहायता करता है। तीसरा है यह केवल दिव्यांग बच्चों के लिए आवश्यक है। और चौथा है यह एक गैर जरूरी शिक्षण पद्धति है। तो बताइए कि जो संवेदनशील शिक्षण मतलब सेंसरी लर्निंग है, तो आप किससे सेंस करते हो? अपनी इंद्रियों से, है ना। तो इसका ऑप्शन भी यह बच्चों के विभिन्न संवेदी अंगों को सीखने में सहायता करता है, ठीक है। नेक्स्ट है एग्रोनॉमिक क्लासरूम डिज़ाइन। कौन सा? एग्रोनॉमिक क्लासरूम डिज़ाइन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? कौन सा? एग्रो क्लासरूम डिज़ाइन। पहला है यह शिक्षण प्रक्रिया को आसान बनाता है। दूसरा है यह बच्चों के भौतिक और मानसिक विकास में मदद करता है। तीसरा है यह बच्चों को सक्रिय रूप से सीखने के लिए प्रेरित करता है। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो क्या होता है जो एग्रोनॉमिक क्लासरूम डिज़ाइन जो बनाई जाती है, तो उसमें क्या होता है कि शिक्षण प्रक्रिया जो मतलब जो टीचिंग की जो प्रोसेस होती है उसको ईजी बना देते हैं। जो बच्चों के भौतिक और मानसिक विकास होता है उसमें भी मदद करता है ना। और थर्ड क्या है, यह बच्चों को सक्रिय रूप से सीखने के लिए भी क्या करता है? प्रेरित करता है। तो क्या हो जाएगा इसका? तीनों, ए, बी और सी, है ना। नेक्स्ट है समावेशी कक्षाओं में शिक्षकों के लिए कौन सी नीति लागू की गई? किसमें समावेशी कक्षाओं में शिक्षकों के लिए कौन सी नीति लागू की गई? पहला है प्रशिक्षित विशेष शिक्षक की नियुक्ति। सेकंड है केवल ऑनलाइन शिक्षा। थर्ड है विशेष बच्चों को अलग से बैठाना। और फोर्थ है केवल मौखिक परीक्षा आयोजित कराना। तो क्या होगा इसका? समावेशी कक्षाओं में शिक्षकों के लिए कौन सी नीति लागू की गई है? तो प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों की नियुक्ति। मतलब इसमें क्या होगा, जो ट्रेंड टीचर होंगे, ट्रेंड स्पेशल टीचर्स की इसमें क्या की जाएगी? नियुक्ति की जाएगी। कहाँ, किसमें? समावेशी कक्षाओं में, है ना। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 का मुख्य उद्देश्य क्या है? कौन सा एक्ट है? राष्ट्रीय न्यास अधिनियम। पहला है इसमें मानसिक मंदता और बहुविकलांगता से ग्रसित बच्चों के कल्याण के लिए योजना बनाना। दूसरा है केवल शिक्षा में सुधार करना। तीसरा है केवल दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष विद्यालय खोलना। और लास्ट क्या है इसमें? दिव्यांग बच्चों को सामान्य शिक्षा से दूर रखना। तो बताइए क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मानसिक मंदता और बहुविकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों के कल्याण के लिए योजना बनाना। इसमें जो एक्ट है आपको इसका ईयर याद रखना है। वो एक्ट का ईयर पूछ लेगा कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम कब आया। तो कब आया? 1999 में आया है। नेक्स्ट है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। कौन सा? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण तकनीक प्रभावी हो सकती है? किसके लिए? जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से प्रभावित बच्चे हैं उनके लिए कौन सी तकनीक
आवश्यक हो सकती है। पहला है संचरित दिनचर्या और चित्र संकेत, दूसरा है लंबी व्याख्यान शैली, तीसरा है केवल लिखित निर्देश और चौथा है समूह परियोजना। तो बताइए कि जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ग्रसित बच्चे हैं उनके लिए कौन सी टीचिंग मेथड सबसे अच्छी होगी? तो ऑप्शन ए संचरित दिनचर्या और चित्र संकेत है ना। नेक्स्ट देखिए, शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि अपनानी चाहिए? मतलब जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको टीचर्स कौन सी मेथड से पढ़ाना चाहिए? पहला जो पारंपरिक व्याख्यान पद्धति है, मतलब आप बोलते जाओ हम सुनते जाएंगे, है ना। दूसरी है मल्टी सेंसरी शिक्षण पद्धति। तीसरा है केवल नोट्स प्रदान करना, मतलब कि आप सिर्फ नोट्स दे दो, हम खुद पढ़ लेंगे, हम खुद समझ लेंगे, हम सारा कुछ हम कर लेंगे, है ना। और चौथा है केवल मौखिक शिक्षण पर ध्यान देना, किस पर? ओरल ही बोल दो, मतलब ओरल टीचिंग पे ही ध्यान देना, है ना। तो नहीं, ये कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा? मल्टी सेंसरिंग शिक्षण, मतलब इसमें हर प्रकार की आप मतलब हर प्रकार से आपको प्रदान किया जाए, लेक्चर भी प्रोवाइड किया जाए, नोट्स भी दिए जाए, है ना, मौखिक शिक्षण पर भी ध्यान दिया जाए, तो सारा कुछ इसमें शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है टॉकिंग बुक और ऑडियो टूल मुख्य रूप से किसके लिए उपयोगी है? कौन कौन से जो टॉकिंग बुक्स हैं और टूल हैं वो किसके लिए उपयोगी हो सकते हैं? पहला है जो श्रवण बाधित बच्चे हैं उनके लिए, जो दृष्टि बाधित हैं उनके लिए, जो ऑटिज्म से प्रभावित हैं उनके लिए, कि जो ADHD से प्रभावित हैं उनके लिए। तो बताइए टॉकिंग बुक्स और ऑडियो टूल किसके लिए होगा? भाई ऑडियो नहीं के लिए होगा जो बच्चे देख नहीं सकते, तभी तो आप उनको ऑडियो बुक्स के माध्यम से बताओगे, भैया वो सुन के ही पढ़ लेंगे, है ना। तो क्या होगा? दृष्टि बाधित बच्चों के लिए उपयोगी हैं। नेक्स्ट है संकेत भाषा का विकास मुख्यतः किसके लिए किया गया है? कौन सा? साइन लैंग्वेज। तो पहला है इसमें दृष्टि बाधित बच्चों के लिए, दूसरा है श्रवण बाधित बच्चों के लिए, तीसरा है मानसिक मंदता वाले बच्चों के लिए, और लास्ट है गणना करने में कठिनाई वाले बच्चों के लिए। तो बताइए साइन लैंग्वेज किसके लिए होगा? भैया जिसको दिखाई नहीं देगा तो वो साइन क्या देखेगा, है ना, तो इसके लिए तो होगा नहीं। जो मानसिक मंदता होगा तो उसका कोई लेना देना नहीं है साइन लैंग्वेज से, वो तो बोल के भी सुन लेगा। और गणना करने में कठिनाई वाले भी बच्चे का कोई रोल नहीं है ना, तो उसमें क्या होगा? जो सुन नहीं सकते उनके लिए साइन लैंग्वेज का क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कौन सा संकेत ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से प्रभावित बच्चों में देखा जा सकता है? कौन सा संकेत ऑटिज्म डिसऑर्डर स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से प्रभावित बच्चों में देखा जा सकता है? पहला है अत्यधिक सामाजिकता, दूसरा है दोहराए जाने वाले व्यवहार और सामाजिक बातचीत में कठिनाई, तीसरा है उत्कृष्ट भाषा कौशल, और लास्ट क्या है? तेज़ी से नई चीज़ें सीखना। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से जो बच्चा प्रभावित होगा उसमें क्या देखा जाएगा? तो उसमें देखा जाएगा कि जो बच्चा होगा वो दोहराए जाने वाले व्यवहार और सामाजिक बातचीतों में उसमें क्या होगी? कठिनाई होगी। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चों को किस प्रकार की समस्या होती है? डिसलेक्सिया, है ना। तो पहला गणना करने में कठिनाई होती है, दूसरा है पढ़ने और शब्दों को पहचानने में कठिनाई होती है, तीसरा है चित्र बनाने में कठिनाई होती है, चौथा है मौखिक परीक्षा देने में कठिनाई होती है। तो बताइए जो डिसलेक्सिया से ग्रसित होता है उसको क्या कठिनाइयाँ होती हैं? तो ऑप्शन बी पढ़ने और शब्दों को पहचानने में कठिनाइयाँ होती हैं। देखो गणना का तो मैंने बताया था डिसकैलकुलिया, कैलकुलेटर से आप रिलेट कर लेना। चित्र को आप क्या करते हो? ग्राफ के माध्यम से बनाते हो, लिखते हो, है ना। तो क्या बचेगा? पढ़ने और शब्दों को पहचानने में। पढ़ते किस पे हो आप? डेस्क पे पढ़ते हो। किस पे पढ़ते हो आप? डेस्क पे पढ़ते हो, तो डेस्क से डिसलेक्सिया आप ऐसा इसको याद कर लेना। नेक्स्ट देखो हाँ, एक चीज़ कि अगर आपने अधिगम अक्षमता जो भी ये पढ़ रहे हैं ना अपन, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्फेसिया, है ना, तो अगर आपने अधिगम अक्षमता की अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लेना। इसमें मैम ने बहुत डेप्थ में बहुत इंपॉर्टेंट MCQs कराए हैं और इतना अच्छे से पढ़ाया उन्होंने कि आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, और ट्रिक्स के माध्यम से मैम ने आपको चीज़ें याद कराई हैं ना, तो आपको वो देखना है। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है और उसमें से अभी
और कुछ बच्चों ने बताया कि सर उसमें से क्वेश्चंस आए हैं, है ना, उस वीडियो में से क्वेश्चंस आ गए हैं। तो अगर आपको एग्ज़ाम क्रॉस करना है तो आपको फिर वीडियो को देखना पड़ेगा, है ना। तो ज़्यादा मुश्किल से 50 MCQs होंगे, तो आप उसको 2x में भी देख लो, लेकिन आपको वो देखना ज़रूरी है ना। चलिए, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत किस आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। किसमें? दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में। 0 से 5 साल के बच्चे, 6 से 18 साल के बच्चे, 10 से 20 साल के बच्चे, कि केवल 18 वर्ष से ऊपर के बच्चे। तो बताइए, 6 से 18 साल तक के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। और इसमें कितने प्रकार की दिव्यांगता शामिल है? 21 प्रकार की दिव्यांगता शामिल है। नेक्स्ट देखो, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में क्या सुविधा दी जाती हैं। मतलब जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट स्कूल में आप क्या सुविधाएं दोगे, है ना। तो वो ए पूछ रहा है, तो कौन सी दी जाती हैं? मुफ्त शिक्षा दी जाती है क्या? कि ब्रेल और संकेत भाषा की सुविधा दी जाती है? कि व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं दी जाती हैं? कि उपरोक्त सभी? तो बताइए, सभी दी जाती है ना। मुफ्त भी दी जाती है, ब्रेल जो दृष्टिबाधित होते हैं उनके लिए भी शिक्षा दी जाती है, व्यक्तिगत शिक्षाएं भी दी जाती हैं। तो सारा कुछ इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट देखो, ICDS का मेन उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, है ना। तो पहला है केवल कुपोषण को दूर करना। दूसरा है बच्चों के समग्र विकास के लिए पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा सेवाएं प्रदान करना। नेक्स्ट है केवल गर्भवती महिलाओं के लिए सेवाएं देना। और फोर्थ है केवल दिव्यांग बच्चों को आर्थिक सहायता देना। तो क्या है ICDS का मुख्य उद्देश्य? बताइए। ऑप्शन बी, बच्चों के समग्र विकास के लिए पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं प्रदान करना। नेक्स्ट देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समाज में क्या प्राप्त होना चाहिए। मतलब जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको समाज में क्या क्या चीज़ें प्राप्त होनी चाहिए। पहला तो है समानता और सम्मान मिलना चाहिए उनको। दूसरा है कि केवल सहानुभूति दी जाए उनको। तीसरा है कि शिक्षा से वंचित रखना भी है उनको, कि इनको शिक्षा से अलग ही रख दो, कि अलगाव से अलग रखना। बताइए क्या होगा? जो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होंगे तो समाज में क्या उनको प्राप्त होना चाहिए? तो ये कॉमन सेंस है कि उनको समानता और सम्मान देना चाहिए। ऐसा तो यानी कि केवल आप सहानुभूति दे दो, कि आप उनको पता चला कि वो विशेष बच्चे हैं तो आप उनको शिक्षा से वंचित ही कर दो, या आप उनको अलगाव में अलग से ही रख दो, है ना। तो ये कुछ नहीं करना अपन को, उनको समानता देना है और उनको सम्मान की दृष्टि से देखना है ना। नेक्स्ट है समावेशी कक्षाओं में शिक्षकों की क्या भूमिका होती है। किसमें? समावेशी कक्षाओं में शिक्षकों की क्या भूमिका होती है। पहला है सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना। दूसरा है दिव्यांग बच्चों को अलग बैठाना। तीसरा है केवल सामान्य बच्चों पर ध्यान देना। और फोर्थ है विशेष बच्चों को परीक्षा से छूट देना। तो बताइए इसमें जो शिक्षक होते हैं इसकी क्या भूमिका होती है। तो ऑप्शन ए, सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समाज में किस प्रकार का व्यवहार मिलना चाहिए। तो ये देख लिया अपन ने, समानता और सम्मान। नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए क्या प्रावधान किया गया है। मतलब सीधी सी बात है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है और उसमें जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या प्रावधान है। पहला है समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना। दूसरा है दिव्यांग बच्चों के लिए अलग पाठ्यक्रम बनाना। तीसरा है दिव्यांग बच्चों को स्कूल से बाहर रखना। और चौथा है केवल ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना। तो बताइए क्या है। ऑप्शन ए, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना। तो दोस्तों आज की क्लास में सिर्फ इतना रहने देते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे MCQs बचे हैं और क्लास पर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना।
तो अपन इसको पार्ट 2 में कंटिन्यू करते हैं। तो जब तक आप ये देख लीजिए, और शायद आज रात तक ही पार्ट 2 इसका डल जाएगा, है ना। और मैंने आपको पहले बता दिया है कि अगर आपने और वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप वो देख लीजिए, आपको हेल्पफुल होंगी, है ना। तो चलिए मिलते हैं अब तक नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।